नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल दीपक शर्मा कॉन्सेप्ट में। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। ये बिल्कुल फ्री है, इसका कोई पैसा नहीं कटता। इसके करने से मेरी जितनी वीडियो आएंगी वो सब वीडियो आप सबसे पहले आसानी से देख पाओगे। दोस्तों, आज हमारे करंट अफेयर की सीरीज का ये चौथा पार्ट है। अगर आप लोगों ने इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखे तो हमने चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी वीडियोज के लिंक डाल दिए हैं, आप वहां से उन सभी वीडियोज को आसानी से देख सकते हो। और इस वीडियो की पीडीएफ का मैंने लिंक भी वहां पर डाल दिया है, उसको भी आप वहां से आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। और इस टॉपिक का जो पहला क्वेश्चन होगा देखिएगा, 2018 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया गया है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, 2018 को किसी भी अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में नहीं मनाया गया है, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अब की बार अंतर्राष्ट्रीय वर्ष नहीं मनाया जाएगा। अब दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय वर्ष नहीं मनाया जाएगा। ये मनाया कब जाएगा? अगले साल। और अगले साल की अनाउंसमेंट कर दी गई है कि 2019 को स्वदेशी भाषाओं के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। तो ऐसा कौन सा वर्ष है जिसको स्वदेशी भाषाओं के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया जाएगा? तो ये वर्ष कौन सा होगा? 2019 से। और 2018 को किसी भी अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में नहीं मनाया गया है। अब दोस्तों, आपसे यहाँ पर एक बात और पूछी जा सकती है, वो क्या पूछेगा कि यूएनओ के द्वारा 2017 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया गया था। तो ये अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कौन सा होगा? विकास के लिए सतत पर्यटन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है। तो 2017 को जो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया गया था वो किसके रूप में मनाया गया था? विकास के लिए सतत पर्यटन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है। अब ये तो बात हो गई अंतर्राष्ट्रीय स्तर की। अगर यहाँ पर बात की जाए हमारे भारत की कि भारत में 2018 को किस वर्ष के रूप में मनाया गया है, तो अभी मैं आपको यहाँ पर बता दूं, 2018 को भारत में खेल वर्ष के रूप में मनाया गया है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि 2018 में भारत में कौन सा वर्ष मनाया गया, तो ये वर्ष कौन सा होगा? खेल वर्ष है। और वैसे देखा जाए तो हमारे भारत में अब की बार 2018 को 3 वर्षों के रूप में मनाया गया है। अब ये 3 वर्ष कौन कौन से होंगे? एक तो मैंने आपको बता दिया है कौन सा होगा, खेल वर्ष है। अब दूसरा जो वर्ष मनाया गया है वो किसके द्वारा बनाया गया है? भारतीय सेना के द्वारा। और भारतीय सेना ने 2018 को ड्यूटी लाइन में अक्षम सैनिकों का वर्ष मनाया है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि ऐसी कौन सी सेना है भारत की जिसने 2018 को ड्यूटी लाइन में अक्षम सैनिकों का वर्ष मनाया है? तो आपको वहां पर बीएसएफ भी दे सकता है, भारतीय सेना भी दे सकता है, इंडियन नेवी भी दे सकता है, या फिर वायुसेना भी दे सकता है। मगर हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा कि भारतीय सेना के द्वारा 2018 को ड्यूटी लाइन में अक्षम सैनिकों का वर्ष मनाया है। और अभी मैं आपको बता दूं, अभी हाल ही में भारत के मंत्री ने एक खत लिखा था, और ये खत किसको लिखा था? यूएनओ को। अभी हम यहाँ पर खत के बारे में भी बात करेंगे और उस मंत्री के बारे में भी बात करेंगे। और ये मंत्री कौन से होंगे? राधा मोहन सिंह। तो राधा मोहन सिंह जो हैं वो वर्तमान समय में हमारे भारत की केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। और इन्होंने खत किसको लिखा था? यूएनओ को। और इन्होंने इस खत में क्या कहा यूएनओ को? इन्होंने बोला कि आप लोग 2018 को अंतर्राष्ट्रीय कदम वर्ष मनाएं, मगर यूएनओ के द्वारा ऐसी कोई अनाउंसमेंट नहीं की गई, क्योंकि 2018 को यूएनओ में कोई भी अंतर्राष्ट्रीय वर्ष नहीं मनाया गया था। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि हमारे भारत के कौन से मंत्री ने यूएनओ को खत लिखकर ये कहा कि वो अंतर्राष्ट्रीय कदम वर्ष मनाएं। तो ये मंत्री कौन से होंगे? केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह। अब आप सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि कदम का मतलब क्या होता है। कदम का मतलब होता है छोटे बीज। और मैंने आपको क्या बताया था कि भारत सरकार के द्वारा 2018 में 3 वर्ष मनाए गए हैं। अब 2 तो मैं आपको बता चुका हूं। अब ये तीसरा कौन सा होगा? राष्ट्रीय बाजरा वर्ष है। अब ये जो राष्ट्रीय बाजरा वर्ष मनाया गया है किसके रूप में मनाया गया है? वस्तु वर्ष के रूप में। और ये वस्तु वर्ष के रूप में जो वर्ष मनाया गया है किनके द्वारा मनाया गया है? कृषि मंत्रालय के द्वारा। तो आपसे ऐसे भी करके दे सकता है कि हमारे भारत में अभी हाल ही में 2018 में कौन सा वर्ष मनाया गया। तो आपका आंसर मोटा अनाज वर्ष भी हो सकता है, क्योंकि जो बाजरा होता है वो क्या होता है? मोटा अनाज है। से 3 वर्षों के बारे में पूछ सकता है। तो 3 वर्षों के बारे में जो मैंने आपको यहाँ पर कंडीशन बताई है, उन तीनों कंडीशन का आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में 2018 में महिला एशिया T20 कप प्रतियोगिता किसने जीती? सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, महिला एशिया T20 कप का आयोजन किया गया था मलेशिया में। और मलेशिया में एक बहुत बड़ा शहर है, इसका नाम क्या है? कोलालमपुर। अब ये 2018 में जो महिला एशिया T20 कप प्रतियोगिता हुई थी, इसका आयोजन कहां पर किया गया?
कोलालमपुर में, और ये जो कोलालमपुर है कौन से देश में है? मलेशिया में। अब ये शहर तो है मगर शहर के साथ साथ ये मलेशिया देश की राजधानी भी है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि कोलालमपुर कौन से देश की राजधानी है? राजधानी कौन से देश की होगी? मलेशिया की। और अभी मैं आपको बता दूं, ये जो महिला एशिया T20 कप हुआ था, इसका फाइनल मैच हुआ था दो देशों के बीच में। अब ये दो देश कौन कौन से होंगे? पहला हो जाएगा बांग्लादेश और दूसरा हो जाएगा भारत। तो जो महिला एशिया T20 कप का फाइनल हुआ वो कौन से दो देशों के बीच हुआ? बांग्लादेश और भारत के बीच। अब यहाँ पर सबसे पहले कौन से देश का नाम आया है? बांग्लादेश का। अब बांग्लादेश का नाम मैंने यहाँ पर क्यों लिखा है? क्योंकि जो महिला एशिया T20 कप है ये किसके द्वारा जीता गया है? बांग्लादेश के द्वारा। और यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है कि हाल ही में 2018 में महिला एशिया T20 कप प्रतियोगिता किसने जीती? तो आपका आंसर क्या होगा? बांग्लादेश से। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर हम किसी भी देश की बात करते हैं तो उसके बारे में आपको तीन बातों का अच्छी तरह से पता होना चाहिए। अब ये तीन बातें कौन कौन सी होंगी? पहला तो आपको यहाँ पर यह पता होना चाहिए कि जिस देश के बारे में हम बात कर रहे हैं वो देश कौन से महाद्वीप में है, या फिर आपको यह पता होना चाहिए कि उस देश की राजधानी कौन सी है, या फिर तीसरी बात आपको यहाँ पर यह पता होना चाहिए कि उस देश की मुद्रा कौन सी है। तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? मलेशिया देश की। तो इसके बारे में तो आप जानते हो कि मलेशिया कौन से महाद्वीप में है? एशिया में। और दूसरी बात मैंने आपको यहाँ पर बता दी है कि मलेशिया की राजधानी कौन सी है? कोलालमपुर। अब बचा क्या? मलेशिया देश की मुद्रा। तो मलेशिया देश की जो मुद्रा है उसका नाम क्या है? रिंगिट है। ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि रिंगिट कौन से देश की मुद्रा है? तो देश कौन सा होगा? मलेशिया देश से। अब दोस्तों मलेशिया देश से संबंधित मैं आपको यहाँ पर एक करंट अफेयर की बात और बताऊंगा। अब ये करंट अफेयर की बात कौन सी होगी? देखिएगा, अभी हाल ही में मलेशिया देश ने बहुत ही सख्त कानून बनाया गया है, और ये जो कानून बनाया गया है किसके खिलाफ बनाया गया है? टीवी न्यूज के खिलाफ है। अब ये कानून क्या होगा? देखिएगा, अगर मलेशिया देश का कोई भी टीवी न्यूज चैनल अगर झूठी खबर का प्रसारण करता है तो उसके खिलाफ 10 साल की सजा का प्रावधान दिया गया है। तो ऐसा कौन सा देश है जहां पर झूठी खबरों के प्रसारण पर 10 साल की सजा का प्रावधान बनाया गया है? तो ये देश कौन सा होगा? मलेशिया देश। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, बाबा कोच का संबंध किससे है? सबसे पहले तो दोस्तों हम यहाँ पर बात करने वाले हैं बार्क के बारे में। अब ये बार्क क्या होता है? इसको आप ऐसे ही बोल सकते हो BARC। और अभी हम यहाँ पर ये बात करेंगे कि बार्क का मतलब क्या है और ये क्या काम करता है। तो BARC या फिर बार्क का यहाँ पर मतलब होगा बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, या फिर आप बोल सकते हो बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र। सबसे पहले तो आप यहाँ पर जान लीजिए, बात है 3 जनवरी 1954 की। 3 जनवरी 1954 को बार्क संगठन की स्थापना की गई थी, और यह स्थापना कहां पर की गई थी? मुंबई में। और मुंबई में एक छोटा सा कस्बा है, इसका नाम क्या है? ट्रोम्बे। तो ट्रोम्बे में जो बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र है उसका यहाँ पर मुख्यालय है, और इसकी स्थापना कब की गई थी? 3 जनवरी 1954 को। और अभी मैं आपको बता दूं, अभी हाल ही में बार्क संगठन के द्वारा भारतीय सेना के लिए एक बहुत ही हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट तैयार किया गया है। और आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया कि बाबा कोच का संबंध किससे है? तो अभी मैं आपको बता दूं, ये जो भारतीय सेना के लिए बार्क संगठन ने जो सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट तैयार किया है इसका नाम क्या होगा? बाबा कोच है। तो बाबा कोच का संबंध यहाँ पर किससे होगा? भारतीय सेना के लिए बनाया गया एक बहुत ही हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट है। और ये कौन से संगठन के द्वारा बनाया गया है? बार्क संगठन के द्वारा, जिसका मुख्यालय कहां पर है? ट्रोम्बे में। चौथा क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में 2018 में विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती? सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता दूं, अगर हम किसी भी ट्रॉफी या फिर कप की बात करते हैं, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर यह पता होना चाहिए कि इस ट्रॉफी का या फिर कप का संबंध कौन से गेम से है। तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है? विजय हजारे ट्रॉफी की। तो अभी मैं आपको बता दूं, विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध है क्रिकेट से। और आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया कि 2018 में विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती? और सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि 2018 में इस प्रतियोगिता का जो अंतिम मैच हुआ था वो किसके बीच हुआ था? कर्नाटक और सौराष्ट्र के बीच में। और यहाँ पर सबसे पहले किसका नाम आया है? कर्नाटक का। तो 2018 में जो विजय हजारे ट्रॉफी जीती गई वो किसके द्वारा जीती गई थी? कर्नाटक राज्य के द्वारा। तो आपके यहाँ पर 2 अच्छे क्वेश्चन तैयार हो चुके हैं, वो कौन कौन से? पहला तो आपसे यहाँ पर ये पूछ सकता है कि विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो ये गेम कौन सा होगा? क्रिकेट है। या फिर आपसे ये पूछ सकता है कि विजय हजारे ट्रॉफी 2018 में किसने जीती? तो राज्य कौन सा होगा? कर्नाटक है। और कर्नाटक ने इस प्रतियोगिता में किसको हराया था? सौराष्ट्र को। पांचवा क्वेश्चन देखिएगा, किस राज्य ने हाल ही में चाय बगीचा धन पुरस्कार योजना शुरू की है?
तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर हाल ही में असम राज्य के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने चाय बगीचा धन योजना पुरस्कार की शुरुआत की है। तो यहाँ पर मैं बात किसकी कर रहा हूँ, चाय बगीचा धन पुरस्कार की। तो ये जो योजना है या फिर ये पुरस्कार योजना है ये कौन से राज्य ने शुरू की है, असम राज्य ने। और असम राज्य के जो मुख्यमंत्री उनका नाम क्या है, सर्बानंद सोनोवाल। और अभी मैं आपको बता दूं इस योजना के अंतर्गत चाय की खेती करने वाले किसानों को 2,500 रुपए दिए जाएंगे। और ये 2,500 रुपए किसके द्वारा दिए जाएंगे, असम राज्य सरकार के द्वारा। तो आपसे यहाँ पर यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा राज्य है जो चाय बगीचा धन पुरस्कार योजना के अंतर्गत चाय की खेती करने वाले किसानों को 2,500 रुपए देगी। तो ये राज्य कौन सा होगा, असम राज्य है। अब बात यहाँ पर यह आती है कि इतना बड़ा फैसला असम राज्य की सरकार ने क्यों उठाया, क्योंकि हमारे भारत में जो सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन करता है ये कौन सा राज्य करता है, असम राज्य है। इसके बारे में आपको पहले बता चुका हूं और अभी मैं आपको दोबारा बता रहा हूं कि भारत में सर्वाधिक चाय का उत्पादन कौन सा राज्य करता है। तो आपका आंसर क्या होगा, असम राज्य है। और अभी हाल ही में एक एग्जाम में पूछा गया था कि हमारे भारत का कौन सा शहर है जो सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन करता है। अगर दोस्तों ये क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आपके दिमाग में एक ही बात आएगी कि जो शहर होगा जो सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन करता है वो असम राज्य का ही होगा। मगर दोस्तों ऐसा सोचना हमारा गलत होगा। अब ये गलत क्यों होगा, क्योंकि हमारे भारत में ऐसा शहर जो सर्वाधिक चाय का उत्पादन करता है ये शहर कौन सा होगा, दार्जिलिंग। और ये जो दार्जिलिंग शहर है कौन से राज्य में है, पश्चिम बंगाल राज्य में। तो आपके सामने यहाँ पर दो बातें हैं और दोनों बातें एक दूसरे के विपरीत हैं। अब वो कैसे होंगे देखिएगा, हमारे भारत में सर्वाधिक चाय का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, असम। परंतु हमारे भारत का सर्वाधिक चाय का उत्पादन करने वाला जो शहर है, जो सिटी है, उसका नाम क्या है, दार्जिलिंग। और ये दार्जिलिंग कौन से राज्य में है, पश्चिम बंगाल राज्य में। तो अभी हाल ही में भारत के असम राज्य ने चाय बगीचा धन पुरस्कार की शुरुआत की है। और इसका संबंध किससे होगा, चाय से और असम राज्य से। और असम राज्य के मुख्यमंत्री कौन होंगे, सर्बानंद सोनोवाल। छठा क्वेश्चन देखिएगा, विनबैक्स 2018 नामक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ है। तो दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था कि अगर हम किसी भी सैन्य अभ्यास की बात करते हैं तो उसके बारे में आपको दो बातों का अच्छी तरह से पता होना चाहिए। अब ये दो बातें कौन कौन सी होंगी, मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर हम किसी भी सैन्य अभ्यास की बात करते हैं उसके बारे में सबसे पहले तो आपको यहाँ पर यह पता होना चाहिए कि वो सैन्य अभ्यास कौन से दो देशों के बीच हुआ था, या फिर आपको यह पता होना चाहिए उस सैन्य अभ्यास का आयोजन कौन से देश में या फिर कौन से शहर में किया गया। तो अभी हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, विनबैक्स 2018 की। तो विनबैक्स 2018 नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन दो देशों के बीच किया गया है। और ये दो देश कौन कौन से होंगे, भारत और वियतनाम। तो विनबैक्स 2018 नामक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और वियतनाम के बीच किया गया है। और दूसरी बात हमारे लिए प्रमुख कौन सी होगी कि इस सैन्य अभ्यास का आयोजन कहां पर किया गया। तो विनबैक्स 2018 का आयोजन हमारे भारत में किया गया है। और हमारे भारत में इसका आयोजन कहां पर किया गया है, जयपुर में। अब दोस्तों आपके सामने यहाँ पर एक नई चीज और आई है, ये क्या होगी, वियतनाम देश है। अब दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था कि अगर हम किसी भी देश की बात करते हैं तो उसके बारे में आपको तीन बातों का अच्छी तरह से पता होना चाहिए। अब ये तीन बातें कौन कौन सी होंगी, पहला तो आपको यहाँ पर यह पता होना चाहिए कि वो देश कौन से महाद्वीप में है। दूसरा आपको यहाँ पर यह पता होना चाहिए कि उस देश की राजधानी कौन सी है। और तीसरी बात आपको यहाँ पर यह पता होना चाहिए कि उस देश की कौन सी है। तो यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं, वियतनाम देश की। तो वियतनाम देश जो है कौन से महाद्वीप में है, एशिया महाद्वीप में। और दूसरी बात कौन सी होगी कि वियतनाम देश की राजधानी कौन सी है, तो इस राजधानी का नाम क्या होगा, हनोई। तो हनोई जो राजधानी है ये कौन से देश की है, वियतनाम की। और अंतिम बात हमारी यहाँ पर क्या बची कि वियतनाम देश की मुद्रा कौन सी है, तो इस मुद्रा का नाम क्या होगा, डोंग मुद्रा। तो डोंग मुद्रा जो है कौन से देश की है, वियतनाम की। और अभी हाल ही में भारत और वियतनाम के बीच जयपुर में विनबैक्स 2018 नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है। सातवां क्वेश्चन देखिएगा, 2018 में शहीदी दिवस को किस नए दिवस के रूप में मनाया गया है। अब दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं, ये बात है 23 मार्च 1931 की। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। इसके बारे में तो आप सब जानते हैं कि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। अब ऐसा होने के बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे देश में प्रत्येक वर्ष
23 मार्च को शहीदी दिवस मनाया जाता है। और अभी मैं आपको बता दूं, हाल ही में पंजाब राज्य के द्वारा 23 मार्च को युवा सशक्तिकरण दिवस के रूप में मनाया गया है। तो हमारे भारत का कौन सा राज्य है जिसने शहीदी दिवस को युवा सशक्तिकरण दिवस के रूप में मनाया है? तो राज्य कौन सा होगा? पंजाब राज्य। और ये दिन कौन सा होगा? 23 मार्च। अब मैं यहाँ पर इसके साथ में एक बात और बताने वाला हूं जिसमें बच्चे बहुत ही ज्यादा पजल होते हैं। अब वो चीज क्या होगी? शहीदी दिवस है और शहीद दिवस है। तो मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया कि शहीदी दिवस कब मनाते हैं? 23 मार्च को। अब बचा क्या? शहीद दिवस है। और शहीद दिवस कब मनाएंगे? 30 जनवरी को। तो प्रत्येक वर्ष हमारे भारत में 30 जनवरी को क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस है। और हमारे भारत में प्रत्येक वर्ष 23 मार्च को क्या मनाते हैं? शहीदी दिवस है। 8वां क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में मंगल ग्रह की भीतरी सतह का अध्ययन करने हेतु किस मिशन को लॉन्च किया गया है? सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता दूं, अभी हाल ही में नासा के द्वारा 5 मई को एक मिशन लॉन्च किया गया है और उस मिशन का नाम क्या होगा? इनसाइट मिशन। और आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि मंगल ग्रह की भीतरी सतह का अध्ययन करने हेतु किस मिशन को लॉन्च किया गया? तो इस मिशन का नाम क्या होगा? इनसाइट मिशन। और ये जो इनसाइट मिशन है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नासा के द्वारा। और ये कब लॉन्च किया गया था? 5 मई को। और दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में नासा के बारे में सारी बातें आपको बता दी हैं, मैं उन बातों को रिपीट नहीं करूंगा। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दिया है, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हो। और दोस्तों मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा, अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को जितना उसके शेयर करना, आपके दूसरे भाइयों को भी हेल्प मिलेगी। और अभी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं मंगल ग्रह के बारे में। अब ये जो मंगल ग्रह है इसकी कुल मिलाकर ब्रह्मांड में 2 उपग्रह हैं। अब ये 2 उपग्रह कौन कौन से होंगे? फोबोस और डीमोस है। और अभी हम इन दोनों उपग्रहों में से बात करने वाले हैं डीमोस के बारे में। अब ये जो डीमोस उपग्रह है कौन से ग्रह का है? मंगल ग्रह का। और ये जो डीमोस उपग्रह है ये ब्रह्मांड का सबसे छोटा उपग्रह है। तो हमारे ब्रह्मांड का जो सबसे छोटा उपग्रह होगा कौन सा होगा? डीमोस है। और डीमोस किसका उपग्रह है? मंगल ग्रह का। अब छोटे की तो बात हो गई, अगर बात की जाए यहाँ पर बड़े की, तो बड़ा उपग्रह जो है ब्रह्मांड का उसका नाम क्या है? गैनीमेड। इसके बारे में आपको यहाँ पर लिख के नहीं बताऊंगा, आप खुद लिख लीजिएगा कि हमारे ब्रह्मांड का जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो कौन सा है? गैनीमेड। और ये जो गैनीमेड उपग्रह है ये कौन से ग्रह का है? बृहस्पति ग्रह का। 9वां क्वेश्चन देखिएगा, भारत का पहला किट संग्रहालय कहाँ बनाया गया है? सबसे पहले तो दोस्तों आप यहाँ पर जान लीजिए, बात है 1735 ईस्वी की। 1735 ईस्वी में सर्वप्रथम लिनियस नामक वैज्ञानिक ने कीट वर्ग की खोज की थी। और एक बार पूछा गया था कि जो एक कीट वर्ग है ये कौन से संघ का सदस्य है? तो ये संघ कौन सा होगा? आर्थ्रोपोडा। तो जो एक कीट वर्ग है ये कौन से संघ का एक जीवित जंतु है? तो ये संघ कौन सा होगा? आर्थ्रोपोडा। और आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया कि हमारे भारत का पहला कीट संग्रहालय कहाँ बनाया गया है? तो ये कहाँ पर बनाया गया है? तमिलनाडु राज्य में। तो कोयम्बटूर वो शहर है जहां पर हमारे भारत का पहला किट संग्रहालय बनाया गया है। और राज्य कौन सा होगा? तमिलनाडु। आपसे यहाँ पर राज्य का नाम भी पूछ सकता है और शहर का नाम भी पूछ सकता है। 10वां क्वेश्चन होगा, हाल ही में किस राज्य ने खुशी योजना की शुरुआत की है? सबसे पहले तो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं खुशी योजना के बारे में कि जो ये योजना है इसका काम क्या है, इसका उद्देश्य क्या होगा। तो अभी मैं आपको बता दूं, इस योजना के तहत राज्य की सभी लड़कियों को निःशुल्क सैनिटरी पैड प्रदान की जाएंगी। अब आप सब जानते हैं कि सैनिटरी पैड क्या होती हैं, इनका यूज किसके द्वारा किया जाता है? लड़कियों के द्वारा। और हमारे भारत का कौन सा राज्य है जो खुशी योजना के अंतर्गत राज्य की सभी लड़कियों को निःशुल्क सैनिटरी पैड देगा? तो राज्य कौन सा होगा? भारत का उड़ीसा राज्य है। तो खुशी नामक योजना जो है वो कौन से राज्य के द्वारा शुरू की गई है? उड़ीसा राज्य के द्वारा। और अभी मैं आपको बता दूं, अभी हाल ही में उड़ीसा राज्य ने एक मिशन को और लॉन्च किया है और इस मिशन का नाम क्या होगा? महानदी हरित मिशन है। अब सबसे पहले तो आप यहाँ पर जान लीजिए कि इस मिशन के अंतर्गत उड़ीसा राज्य में क्या किया जाएगा। तो इस मिशन के अंतर्गत महानदी के मिट्टी कटाव को रोकने हेतु लगभग 5 करोड़ पौधों का पौधारोपण किया जाएगा। और ये कौन से राज्य में किया जाएगा? उड़ीसा राज्य में। और कौन सी नदी पर? महानदी पर। तो दोस्तों ये था आज का करंट अफेयर का टॉपिक। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना, इसके करने से मुझे प्रोत्साहन मिलेगा और अगली बार मैं आप लोगों के लिए इससे भी अच्छी वीडियो लेकर आऊंगा। तो चलिए दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।